हेलो व्यूअर्स, बैक टू माय मार्गदर्शन अध्ययन क्लासेस। जैसे कि हमारी पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में कि कैसे आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द फंक्शंस ऑफ किडनी। अब इतना आप किडनी के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो उन्हीं को रिलेट करते हुए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किडनी के फंक्शंस के बारे में और थोड़ा बहुत हम यूरिन उसका जो भी आपका कंपोजिशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, पीएच होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला फंक्शन आता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन, जो कि आपका सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, वो है आपका यूरिन फॉर्मेशन का। इससे पहले हमारी जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन है वो क्या होता है, आपका 3 स्टेप्स में टेक प्लेस करता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप आता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज अगर आपने मेरा यूरिन फॉर्मेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप फंक्शंस ऑफ किडनी पढ़ें। तो फर्स्ट आता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड आता है हमारा ट्यूबुलर सीक्रेशन। यानी कि जो भी आपकी किडनी है वो क्या करती है, जो उसका मेन काम है यूरिन फॉर्मेशन का, वो 3 स्टेप्स में करती है। वो कैसे कैसे करती है, सबसे पहले जो भी आपका ग्लोमेरुलस है उसमें जितना भी आपका आ रहा है ब्लड, वो क्या होता है वहाँ पे फिल्टर होता है। फिर जो भी आपका फिल्टर होने के बाद वो जाता है आपके रीनल टिब्यूल्स में, जो आपका पीसीटी डीसीटी इन सब में जाता है वहाँ पे ट्यूबुलर। फिर आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो कुछ कुछ आपके यूजफुल थिंग्स को वहाँ से फिल्टर आउट कर देता है, तभी दोबारा से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के साथ एक कनेक्शन बनाते हुए वहाँ पर दोबारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद एट द एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में कुछ यूजलेस थिंग्स है वो आपके ट्यूब्यूल्स में आ जाती हैं और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये है आपका फर्स्ट फंक्शन आपका किडनी का, जो कि आपका यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़े तो आपका नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में मेन काम ये है कि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होना चाहिए। एक टर्म सुना होगा आपने, होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस मतलब क्या हुआ, होम्योस्टेसिस मतलब है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें जितने भी फ्लूइड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सब एक दूसरे के संग हार्मोनी में होने चाहिए, मतलब कि एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, तो इन्हीं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वो नेसेसरी होता है। और वो काम कौन करता है, वो काम करती है आपकी किडनी। जैसे कि हमारे पास फ्लूइड में तो मेनली हम किसके बारे में बात करेंगे, वाटर के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर ले तो हमारी बॉडी में जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। ठीक है, तो किडनी क्या करती है, आपका एक मैकेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ कि रास मैकेनिज्म क्या, आपका एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, जितना भी आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस किया जाता है। किडनी अपने अलावा, किडनी के अलावा कुछ अदर ऑर्गन्स जैसे कि आपका एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए और अदर कुछ ऑर्गन्स की हेल्प से एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है बॉडी में, और जितने भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उनका बैलेंस मेंटेन करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। अब आप सोच रहे होंगे विटामिन डी और किडनी दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, कहाँ विटामिन डी की बात कर रही है मैडम और कहाँ आपका किडनी की बात कर रही है, दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। तो कैसे एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी में आपका ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि आपको जो भी विटामिन डी मिलता है वो आपकी डाइट से मिलता है, या फिर हम ये जानते हैं कि हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, बायोलॉजिकली कुछ विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, नॉर्मली जो आपका विटामिन डी है आपको 2 जगह से मिलता है, या तो आपका स्किन सिंथेसाइज करती है या फिर आप डाइट से लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों किस फॉर्म में होते हैं, आपके इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो अभी ये फर्दर आपकी बॉडी में क्या नहीं कर पाएंगे, एक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपने हम ऐसा मान सकते हैं आपने कोई मेडिसिन तो ले ली, ठीक है, लेकिन वो दवाई आपने क्या कर रहा है, सिर्फ अभी मुंह में रखी है। अभी आपने उसके साथ मतलब कि मेडिसिन को ऑब्जॉर्व करने के लिए आपको पीछे से क्या चाहिए, पानी भी पीना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी बॉडी जो है
उसमें क्या हो रहा है, आपने डाइट के थ्रू विटामिन डी ले तो लिया या फिर आपकी स्किन ने विटामिन डी सिंथेसाइज तो कर लिया, लेकिन वो किस फॉर्म में, आपका इनएक्टिव फॉर्म में। अभी उसको एक्टिव करने के लिए कौन हेल्प करती है, यहाँ पे आपकी किडनी हेल्प करती है, क्योंकि वो विटामिन डी आपकी बॉडी में कब काम करेगा, जब वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, आपका कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो किडनी क्या करती है, इस इनएक्टिव आपका जो विटामिन डी है इसे कन्वर्ट करती है एक्टिव विटामिन डी में, जिसे हम लोग जानते हैं 1,25 डाइहाइड्रो कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से। ठीक है, तो जब आपका ये इनएक्टिव विटामिन डी एक्टिव विटामिन डी में किडनी के हेल्प से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तभी हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में क्या करता है, पूरा सर्कुलेट करता है और हेल्प करता है बोन रीमॉडलिंग में। ठीक है, और कैल्शियम और फॉस्फेट के संग ये क्या करेगा, आपका वर्क करेगा और आपकी बोन रीमॉडलिंग जो भी होगी तभी होगी प्रोसेस, जब क्या होगा, आपका विटामिन इनएक्टिव जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो अब हमारा एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी के बाद आपका जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है आपका फॉर्मेशन या फिर हम बोल सकते हैं सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिन्हें आपका किडनी सीक्रेट करती है। ठीक है, तो कॉमनली हमारे इसमें 3 हार्मोन्स आते हैं। एक आता है आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, दूसरा आता है आपका थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन, और एक आता है आपका रेनिन। ये 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनका सीक्रेशन आपका किडनी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आपका नेम है, अगर आप हार्मोन्स का नाम देखें, सबसे पहले है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रो ये टर्म आपने सुना होगा, हम लोग यूज करते हैं आरबीसीज के लिए, हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। वैसे पोइटीन आपका टर्म आता है पोइसिस से, यानी कि प्रोडक्शन। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटीन मतलब ये हार्मोन क्या करता है, आपका आरबीसी का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका थ्रोम्बोपोइटीन। अब थ्रोम्बोपोइटीन, थ्रोम्बो आपने टर्म सुना होगा थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्लेटलेट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका रेनिन, मे बी ये हार्मोन आपके लिए न्यू हो सकता है। रेनिन ये काम करता है आपका रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड में और इलेक्ट्रोलाइट्स में। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे रेनिन हार्मोन के बारे में, वहां पे इसका मेन फंक्शन रहता है। ठीक है, तो आपका ये 3 हार्मोन्स का सीक्रेशन करने में किडनी हेल्प करती है, जिसमें पहला आपका एरिथ्रोपोइटीन, सेकंड आपका थ्रोम्बोपोइटीन और थर्ड है आपका रेनिन। देन आता है आपका एसिड बेस बैलेंस। अब किडनी कैसे आपका एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो किडनी क्या करती है, आपका कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हैं जैसे, ठीक है, जैसे कि आपका H पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, और आपके अदर आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस है। तो किडनी क्या करती है, आपका जो H पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रोलाइट है उनको दोनों का क्या करती है, आपका एक्सचेंज करती है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड प्लाज्मा है उसका पीएच क्या रहेगा, आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का जो आपका पीएच है उसे मेंटेन करने के लिए आपका एसिड बेस बैलेंस में किडनी वर्क करती है। यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के बफर सिस्टम्स वर्क करते हैं, और इस तरीके से किडनी क्या करेगी, आपका एक्सचेंज करने के बाद H पॉजिटिव आयंस को गेन करके लूज करके एसिड बेस बैलेंस को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस किडनी के, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे किडनी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सेकेंड हमने पढ़ा कि कैसे किडनी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगी रास मैकेनिज्म के थ्रू। थर्ड, कैसे किडनी इनएक्टिवेटेड विटामिन डी को एक्टिवेटेड विटामिन डी में चेंज करेगी और उसके बाद वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होकर आपके बोन रीमॉडलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स के बारे में, जिसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिसे किडनी सीक्रेट करने में हेल्प करती है। और लास्ट हमने पढ़ा कि किडनी आपका एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। तो एट लास्ट आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ किडनी एक्सेप्ट, कि किडनी के फॉलोइंग फंक्शन है और कौन सा किडनी का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे। सबसे पहले पास हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटीन, सेकेंड है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, थर्ड है हमारे पास मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, और चौथा आपके पास मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। अब आप सोच रहे होंगे इसमें एक्सेप्ट तो मैम ने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन ये तो सारे किडनी के फंक्शन लग रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जिसपे हम लोग बहुत बार गलती करते हैं, वो है आपका यहाँ पे। ठीक है, किडनी कभी भी यूरिया फॉर्म नहीं करती है। जो यूरिया का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, आपका लिवर में होता है।
किडनी का काम बस उस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना है, यानी कि उसको एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है। तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। और एक्सक्रीशन आपका कहाँ से टेक प्लेस करता है? किडनी से टेक प्लेस करता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिन के बारे में। यूरिन बहुत कॉमन टर्म है, जैसे कि आपने सुना ही होगा यूरिन डे टू डे लाइफ में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। थोड़ा लेकिन जो साइंटिफिक चीज़ें इसके बारे में हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की ओर चले तो यूरिन क्या है? अगर आप थोड़ा सोचें तो यूरिन क्या है? यूरिन एक टाइप का आपका फिल्ट्रेट पार्ट है, यानी कि जो आपका किडनी का वो फिल्ट्रेट पार्ट है जो कि आपकी बॉडी क्या नहीं कर पा रही है? रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो किडनी जो आपकी बॉडी है वो क्या करती है? रीअब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वो फिल्ट्रेट पार्ट, वो चीजें, वो जो आपकी बॉडी से वो फिल्ट्रेट चीजें जो कि बॉडी क्या नहीं कर रही? रीअब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ठीक है। और आपकी बॉडी से क्या हो जा रही है? एक्सक्रीट हो जा रही है, ठीक है। यानी कि किडनी उन्हें बाहर कर दे रही है एज वेस्ट मटीरियल, क्योंकि वो काम की नहीं है। तो उसी फिल्ट्रेट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं यूरिन, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अगर हम अमाउंट, तो जो नॉर्मल आपका यूरिन रहता है वो आपका 1.5 लीटर पर डे हम नॉर्मली लेते हैं। अगर आवर्स के अकॉर्डिंग देखें तो 30 ml पर आवर रहता है, कहीं पे 30 to 50 भी दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशंस आती है। अब वो 3 कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहले अगर तो आपका यूरिन का जो आउटपुट है, जो पेशेंट है या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल कोई भी है, अगर उसका यूरिन का आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिया। उसे बोला जाता है आपका एन्यूरिया, ठीक है। पहली कंडीशन अगर क्या है? लेस देन 100 ml पर डे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर आपका यही यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? इस कंडीशन को बोला जाता है आपका ओलिग्यूरिया, ठीक है। यानी कि अगर आपका क्या है? लेस देन 400 ml पर डे आपका यूरिन का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर आपका यूरिन का आउटपुट क्या हो रहा है? ज्यादा आ रहा है, मतलब मोर देन 2500 ml पर डे आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका पॉलीयूरिया, ठीक है। अगर मोर देन कितना आ रहा है? 2500 ml पर डे। तो ये 3 कंडीशंस रहती है बेसिकली, अगर यूरिन आउटपुट लेस है और यूरिन आउटपुट मोर है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कलर। अब कलर यूरिन का नॉर्मली क्या रहता है? जो आपका यूरिन है नॉर्मली उसका कलर होता है लाइट येलो टू डार्क एम्बर, ठीक है। अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है तो तब आपका कलर में चेंज आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा स्पेशली पेशेंट्स को, अगर आप किडनी वाले पेशेंट्स की आपकी बात करते हैं, आपने देखा होगा तो या फिर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कभी आपने वर्क किया है तो वहाँ पे देखा होगा जो पेशेंट्स रहते हैं, जब क्या होता है अगर अभी भी उनकी कोई सर्जरी हुई है या फिर अगर उन्हें कोई डिसऑर्डर है रिलेटेड किडनी से रिलेटेड, तो कभी कभी क्या देखने को मिलता है? यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। तब आपका किडनी का कलर यूरिन का कलर है वो नॉर्मली लाइट येलो टू डार्क एम्बर रेड ना होके क्या हो जाएगा? आपका डार्क एम्बर ना होके रेड हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आपका ब्लड प्रेजेंट है, और अगर ब्लड प्रेजेंट है यूरिन में उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हम हेमेचूरिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स को कैथेटर लगा हुआ रहता है, साथ में उसके यूरिन बैग टका हुआ रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर आप पेशेंट को देखेंगे तो उनका यूरिन का जो कलर रहता है वो कैसा रहता है? लाइट येलो सा रहता है। लेकिन अगर किसी डिजीज कंडीशंस की वजह से या फिर किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो कलर चेंज हो रहा है तो वो क्या आपकी एबनॉर्मेलिटी है कोई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ओडोर। किडनी कैसे जो आपका यूरिन है उसका ऐसा कोई ओडोर तो होती नहीं है, लेकिन जो स्मेल रहती है उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक स्मेल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है किडनी की यूरिन की, बार बार मुझे किडनी याद आ रहा है क्योंकि इससे पहले हम किडनी डिस्कस कर रहे थे। तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है यूरिन की वो होती है आपकी 1.005 to 1.030। बेसिकली ये वेरी कर सकती है अपॉन द जो भी आपका आप फ्लूइड इनटेक या फिर जो भी आप क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं उस पर ये डिपेंड करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि क्या होगा आपका जितनी लोअर, ठीक है, जितनी आपकी लोअर है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है? अगर लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी यानी कि आपका यूरिन है उसमें क्या है? अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लोअर है तो यानी कि उसमें सॉल्यूट भी कम है, ठीक है। और अगर उसमें सॉल्यूट कम है मतलब वो क्या है? ज्यादा डाइल्यूट होगी। यूरिन क्या होगी? ज्यादा डाइल्यूटेड होगी। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें आप क्या डाल रहे हो? चीनी डाल रहे हो, ठीक है। तो चीनी क्या आपका सॉल्यूट है और आपका जो वाटर है वो क्या आपका
मतलब कि सॉल्वेंट है या फिर आपका लिक्विड है। आप ऐसे मान लो कि आपका जो वाटर है वो आपका यूरिन है और जो आप उसमें चीनी है वो आपके यूरिन में सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ठीक है। अगर आपके यूरिन में सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे, यानी कि आपके जो ग्लास ऑफ वाटर है उसमें चीनी कम होगी, इसके मतलब क्या होगा, आपका जो यूरिन है या फिर आपका जो वाटर है वो क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा, ठीक है। मतलब कि डाइल्यूट, ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। वहीं इसका जस्ट अपोजिट देख ले, अगर आपकी क्या हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ठीक है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हायर है, इसका मतलब उसमें क्या है, सॉल्यूट्स ज्यादा है। सॉल्यूट्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी यूरिन, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास वही ग्लास ऑफ वाटर है, अब उसमें आपने एक ना छोड़ के 4 चम्मच चीनी डाल दी, यानी कि ज्यादा सॉल्यूट डाल दिए, तो अब वो क्या हो गया, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। इसका मतलब आपकी यूरिन भी क्या होगी, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी अगर ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर ज्यादा हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पीएच। जो आपका पीएच होता है वो आपका 4.5 to 7.5 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एसिडिक होता है नेचर में। कंपोजिशन, अब जो आपका यूरिन है वो किस किस चीज से बनता है, तो 100% को अगर हम डिवाइड करें तो वाटर इसमें 96% प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा, 2% हमारा यूरिया प्रेजेंट होता है, और जो रिमेनिंग 2% होता है उसमें आपका पोटेशियम, सोडियम जैसे आयंस, और इसके अलावा कुछ आपके वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, और इसी से आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल कंटेंट्स हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब अगर यूरिन में कुछ ऐसे अबनॉर्मल कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो आपके कौन कौन से अबनॉर्मल कंटेंट्स हैं जिनका यूरिन में प्रेजेंट होना हम बोलेंगे कि एक अबनॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि यूरिन में आपका ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, ठीक है। आपका अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। अगर आपका यूरिन में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसके वजह से क्या होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, और हाइपोएल्ब्यूमिया की कंडीशन हो सकती है। प्रोटीन, अगर आपका यूरिन में आरबीसीज प्रेजेंट है तो हेमेचूरिया हो सकता है। इसके अलावा कीटोन बॉडीज या फिर डब्ल्यूबीसीज का प्रेजेंट होना भी यूरिन में एक अबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है। तो ये था आपका हमारा टॉपिक आज का, यूरिन। और इससे पहले हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में, इससे पहले हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में, और फिर हमने डिस्कस किया यूरिन के बारे में। होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई हो। अगर आए तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल मार्गदर्शन अध्ययन क्लासेस, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।